सभी हम उम्र दोस्तों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं अखिल आपके अपने चैनल जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग CSIR नेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने एक सीरीज़ शुरू कर दी है रियल एनालिसिस पेपर की। आज से हम लीनियर अलजेब्रा आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पेपर हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी है और स्कोरिंग पेपर भी है और इसका वेटेज भी आपके रियल के बराबर ही है। अगर रियल आपका 50+ है तो ये नंबर भी आपका एग्जाम में 50+ नंबर आपका दिलवाएगा। और बहुत ही इजी पेपर होता है ये आपका। सिर्फ आपको लॉजिक, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लेकर चलना है। तो लीनियर अलजेब्रा का क्लास स्टार्ट हो रहा है आज से, और बिल्कुल बेसिक से इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने रियल का स्टार्ट कर रखा है। रियल में हमने एक आपका क्लास ले रखा है, जिसमें से हमने बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास लिया था। वो क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि वो क्लास आपके हर पेपर में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, अगर आपको बेसिक नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि लीनियर में हम बिल्कुल बेसिक से आपको उठाने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले लीनियर से पहले अगर आपको रियल, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट या इन सब का नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर आपको केवल लीनियर सीखना है तो केवल आप यहाँ से स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे 12th क्लास से लेकर, और आप बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा डेफिनेशन करते करते कब हम लोग जहाँ पर रिजल्ट पर पहुँचेंगे, और वहाँ से हम लोग सीधे क्वेश्चन पर काम करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 नंबर हमारा जो है वो मैट्रिसेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की डिफिनेशन, जो हम 12th क्लास से अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। और देखिए, आपने बिल्कुल बेसिक से इसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें नया मिलेगा। अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी अगर आप इसमें 2 मिनट अपना खर्च करते हैं तो यकीनन मानिए आपको इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए, तो डिफिनेशन क्या दी गई है? अ सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और इमेजिनरी, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड mn मैट्रिक्स। हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो होती है, उसकी डिफिनेशन जो डिफाइन की गई है वो mn फॉर्म के नंबर होते हैं। अब देखिए, mn में हमने रियल और इमेजिनरी दोनों रखा है, मतलब ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और ये किस फॉर्म में हमारे अरेंज होते हैं? ये हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। डिफिनेशन हमारा ये हो गया। अब देखिए, सिंबल दिखाने का खाली ए लिख सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं एक एलिमेंट का करके। आई जे, जहां आई आपके रो को दिखाएगी और जे आपका कॉलम को दिखाएगा। एम क्रॉस एन, एम दिखाता है हमारे पास उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, और एन दिखाता है कि उसमें कितने कॉलम हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, और इस फर्स्ट रो में A11, A12, A13 डॉट 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 A1n एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये हमारी सेकेंड रो हो गई, और इस तरह जाते जाते हमारे पास कितनी रो थी? m रोज थी। तो हम m रोज बना दिए। अब कॉलम में बात करते हैं तो हमारे पास ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। इस तरह बढ़ते बढ़ते हमारे पास कितने कॉलम हैं? हमारे पास n कॉलम है। तो ये होता है मैट्रिक्स का, तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स का डिफिनेशन। आपको अब हमारे पास मैट्रिक्स 3 टाइप का होता है, और इसमें भी देखिए, जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक हमेशा आपके मैट्रिक्स को आप क्या लेकर चलेंगे? कॉम्प्लेक्स लेकर चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स होती क्या है? जिसके ऑल एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो अगर आपने 12th में पढ़ रखा है तो ठीक है, वरना हम आपको बता देते हैं। जो नंबर हमारे a+ib की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो नंबर हमारे a+ib की फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहां आपके a और b किसको कहां से आए होते हैं? रियल नंबर से आए होते हैं। तो ये हो गई हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इस बोर्ड पर लिखी हुई एक एक बात और हमारे द्वारा बोली गई एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो नॉन रियल मैट्रिक्स क्या होती है? एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज नॉन रियल। मैट्रिक्स में हमारा कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो नॉन रियल होगा। आपने रियल पढ़ा होगा या रियल के क्लास आप देख सकते हैं, या आपको इतना बेसिक अगर पता है तो ठीक है, वरना जान लीजिए नंबर हमारे नेचुरल से स्टार्ट होते हैं और रियल के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स आता है। तो अगर हमने कहा कि एक एलिमेंट, एटलीस्ट का मतलब क्या? कम से कम एक एलिमेंट भी अगर हमारा उस मैट्रिक्स में नॉन रियल है तो उस मैट्रिक्स का नाम हम क्या रख देते हैं? नॉन रियल। तीसरी मैट्रिक्स हमारी आती है रियल मैट्रिक्स, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो रियल मैट्रिक्स क्या होती है?
ऑल एलिमेंट्स आर रियल, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे, रियल होंगे। तो हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अगर एग्जांपल की हम बात करें तो क्या बना सकते हैं, मान लीजिए हम 2x2 के मैट्रिक्स बना देते हैं। तो अगर हमने आयोटा ले लिया, माइनस का आयोटा ले लिया, 1 प्लस आयोटा ले लिया या 2 आयोटा ले लिया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने के जितने हमने नंबर एलिमेंट लिए हैं सारे हमारे क्या हैं, सारे नंबर हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है। नॉन रियल में आपको एक कम से कम ऐसा एलिमेंट लेना है, सारे रियल हों कोई बात नहीं, लेकिन एक एलिमेंट आपका नॉन रियल जरूर होना चाहिए। मान लीजिए 2, 3, 4 और हमने एक आयोटा लिख दिया, तो आयोटा हमारा नॉन रियल है, सेकंड में आ गया। थर्ड हमारी रियल मैट्रिक्स है, जिसके सारे के सारे हमारे जो एलिमेंट होंगे, जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, रियल के, हमारे रियल ही नंबर वो होंगे। ठीक है जी। तो ये जैसे हम बात करें, हमने सारे यहाँ पर रियल नंबर ले लिए हैं, तो ये हमारी रियल मैट्रिक्स होती है। तो आपने मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन देख ली और मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है ये भी देख लिया, मतलब बोलने के नंबर के आधार पर। और उसमें भी जब तक आपसे ना कहा जाए तब तक आप हमेशा मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ट्रीट करके उस पर सारे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये हो गए मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल हमारी रो हो। ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, केवल एक रो हो। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 1। अब इस अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें केवल आपको क्या दिख रही है, एक रो दिख रही है। अगर इसका हम ऑर्डर लिखना चाहें, अब पीछे हम आपको बताना भूल गए, जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो जो m क्रॉस n लिखते हैं इसको हम मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, कितनी रो और कितने कॉलम है। तो अगर हम बात करें इसका लिखना चाहें ऑर्डर, तो इसमें आप देख रहे हैं रो हमारी क्या है, केवल एक है, और कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें केवल हमारे पास एक रो होती है। अगला क्या आता है, कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही ऐसे आपको डिफाइन हो रहा होगा कि जिसमें हमारा केवल एक कॉलम होता है, कह सकते हैं मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। जैसे इसी को अगर हम ऐसे लिख दें 2, 3, 5, 1, तो अब अगर इसका हम ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या बनेगा, इसमें 1, 2, 3, 4, आपकी रो तो 4 है, लेकिन आपका अगर हम बात करें कॉलम की तो वो क्या है, केवल एक है। तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर काम क्या, अधिकतर काम हम इसी पे करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। से मतलब इसका ये है कि जितने हमारे पास उसमें रो हैं उतने ही हमारे पास उसके कॉलम होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं 2, 3, 1, 5, 2, 4, 1, 2, 3, तो जो अगर हम ये मैट्रिक्स बनाई है, तो अगर इसमें रो की बात करें तो कितनी रो दिख रही है, 3, और कॉलम भी कितने दिख रहे हैं आपको, 3। तो ये हमारे कौन से मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपकी हो गई तीसरे नंबर की स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद जो आपकी मैट्रिक्स आती है वो आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, a square matrix whose diagonal element is unity and non-diagonal elements is equal to 0। ऐसी कोई हमारी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमारे 1 होते हैं, और डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। और देखिए हमने साथ में शुरुआत में क्या बोला, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी होती है वो पहले से ही एक क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप ऊपर देख चुके हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो। तो अगर इसका हम एग्जांपल बनाना चाहें तो हम ऐसे मैट्रिक्स की बात करेंगे जिसके डायगोनल में आपके हमेशा 1 रहेगा, और नॉन डायगोनल जो आपके एलिमेंट होंगे वो हमेशा हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसमें जितने भी हमारे आई जे होते हैं वो 0 होते हैं, जहां भी आई और जे इक्वल हमारा नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जहां जहां आई और जे हमारे बराबर नहीं होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा आई कितना है, फर्स्ट रो है हमारा ये, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड है। तो यहाँ पर हमारा आई क्या है, 1, और जे क्या है, 2। तो आई और जे हमारे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नल मैट्रिक्स पे। तो नल मैट्रिक्स नाम से ऐसा पता चल रहा है आपको, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या हों, 0 हों। ठीक है, फॉर अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं बनेगा, सीधे आपको बोल देना है ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड
जे। कोई भी आप इसमें से कहीं भी देख लीजिए, सारे एलिमेंट आपके हमेशा अगर जीरो होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये आपकी 5 प्रकार की मैट्रिक्स हो गई। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल रो के एलिमेंट है, सिंगल रो है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपकी एक पहली तो स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, मतलब रो और कॉलम इक्वल होंगे। दूसरी बात, इसके डायगोनल पे हर एलिमेंट आपका यूनिट होता है, सिंगल होता है, 1 होता है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट आपके जीरो होते हैं। मतलब ए आई जे हमेशा जीरो होगा जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, और ए आई जे हमेशा 1 होगा जब आई और जे इक्वल होंगे। इसके बाद आता है आपका नल मैट्रिक्स, जिसमें हमने ये बोला कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो होते हैं। ठीक है, अब हमने आपको रियल में एक चीज पढ़ाई थी, नेगेशन। किसी स्टेटमेंट का नेगेशन बोलना, मतलब उसका कंट्रा पॉजिटिव, किसी भी हमने स्टेटमेंट का आपको कंट्रा पॉजिटिव और सभी, तो हमने रियल एनालिसिस में आपका स्टेटमेंट और नेगेशन पढ़ाया था। जब आपको याद हो तो हम एक स्टेटमेंट लिखते थे और उसका नेगेशन बनाते थे, और कंट्रा पॉजिटिव भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर अगर हम इनकी जो डिफिनेशंस आपने पढ़ी हैं, इनका अगर कंट्रा पॉजिटिव बनाना चाहें, नेगेशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। जैसे अगर आपसे कहा गया कि कोई हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आप क्या बोलेंगे। अगर हमने कहा कि कोई मैट्रिक्स हमारी नल मैट्रिक्स है, तो नॉन नल मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स का मतलब इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई कहे कि नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे। तो इसका नेगेशन बनाने का मतलब क्या है भाई, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या था, आपका हर एक एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। और जब हमने आपको नेगेशन पढ़ाए हैं तो मैंने बोला था कि जब वो फॉर एवरी होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, देयर एग्जिस्ट में। मतलब यहाँ हम बोल रहे हैं कि हर एलिमेंट हमारा जीरो होना चाहिए। तो अगर हम इसका नेगेशन बनाएंगे तो बोलेंगे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स। देखिए नेगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक के साथ 3 डिफिनेशन क्लियर हो जाती हैं अगर आप नेगेशन को सही से कवर कर लेते हैं। तो इसलिए नेगेशन आप बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिए, और स्टेटमेंट वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार उसे जरूर देखिए। ठीक है जी, तो ये हमारे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसी तरह मान लीजिए हमको बनाना हो उसका नेगेशन, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमने चीजें क्या बनाई, हमने बोला कि ए आई जो हमारा जे होता है, ए आई ही बोल दीजिए, वो हमेशा 1 होता है। मतलब आई और जे जहाँ सेम होते हैं वो वैल्यू हमेशा 1 होता है, और बाकी सारी वैल्यू जो होती हैं जहाँ पर ए आई जे सेम नहीं होते हैं वो जीरो होती हैं। तो आप ये करिए एटलीस्ट 1 कंडीशन ऐसी कोई ले आइए जहां पर अगर इसका नेगेशन बन जाता हो। ठीक है जी, तो ये हमारी 5 मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो हमने मैट्रिक्स की डिफिनेशन देख ली, टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लिए। अब इसके बाद हम ये देखेंगे जो इस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके बारे में हम आराम से देखेंगे, और इनके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, वो कब इक्वल होंगी उनके लिए कंडीशन देखिए। देखिए एक हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है और एक मैट्रिक्स हमारी बी दी गई है। तो हमारी जो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है ये कब इक्वल होंगी, इनके लिए 2 कंडीशंस होंगी। पहली चीज़ क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर की बात करें तो हमने आपको बता दिया था, जितनी रो होती हैं, जितने कॉलम होते हैं, उनका ही जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही हमारा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और दूसरे का अगर हम ऑर्डर बात करें तो क्या है, r क्रॉस s। तो अगर इनका ऑर्डर सेम है इसका मतलब क्या होगा, जो आपका m है वो r के बराबर होगा और जो n है वो s के बराबर होगा। तो पहली कंडीशन है कि हमेशा ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी एक कंडीशन क्या है, एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, अगर आपने पहली मैट्रिक्स में पहली रो का सेकंड एलिमेंट लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अगर आप एलिमेंट देखोगे दूसरी मैट्रिक्स में तो वो भी उसकी पहली ही रो का सेकंड एलिमेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 2 चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिर आ जाते हैं नेगेशन पर। अगर इसका हम नेगेशन बनाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, तो इन 2 कंडीशन ही है हमारी, ये एंड की कंडीशन है। अगर इसको हम नेगेशन बनाएंगे तो हमने आपको नेगेशन में समझाया है कि एंड और में चेंज होता है। तो या तो आप कह दीजिए कि उनका ऑर्डर सेम नहीं है, या तो आप कह दीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल नहीं है। तो 2 में से अगर एक भी बात सही नहीं है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो नेगेशन आप जरूर लेकर चलिएगा साथ में हर डिफिनेशन के। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या अगला पॉइंट है आपका, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ए एंड बी हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं, और देखिए यहाँ पर आपका ईच ऑर्डर m क्रॉस n मैट्रिसेस का आप 2 मैट्रिसेस का सम तभी कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर जो हो वो सेम हो।
देन a प्लस बी इज ऑब्टेन बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ a एंड b। मतलब a और b के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं तब उनको हम जोड़कर उस मैट्रिक्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। आपको हम थोड़ा सा एक छोटा सा मैट्रिक्स एग्जांपल देकर सम दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका हम मान लेते हैं 1 2 3 4। इसका ऑर्डर हो गया आपका 2 क्रॉस 2 का। तो इसका मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स में जोड़ना चाहते हैं तो उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अगर a प्लस बी निकालते हैं तो डेफिनेशन में क्या बोला था कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको आप ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, पहले कॉलम का भी, तो यहाँ भी जाएंगे पहली रो का और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 और ये प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा 3। इसी तरह अगर हम बात करें तो पहली रो का सेकंड एलिमेंट तो इसके करस्पॉन्डिंग आएंगे तो पहली रो का सेकंड एलिमेंट 2 + 3 कितना हो गया 5, 3 5 कितना हो गया 8 और 4 3 कितना हो गया 7। तो इस तरह हम लोग करते हैं एडिशन। हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है केवल समझाने के लिए, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हम क्लास 12 से ही अच्छे से करके आ चुके होते हैं। लेकिन अगर आप उसमें भी कोई डाउट है तो आप इस तरह समझ सकते हैं। लेकिन बस ये याद रखिएगा दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा ऐड होने वाला दूसरा मैट्रिक्स भी उतने ही ऑर्डर का होगा। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ ऐसे हमें चलना है, मल्टीप्लाई करना है। रो में हमें आगे चलना है, कॉलम में हमें अप टू डाउन आना है। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या बन जाएगा 1 × 1 प्लस पहला आपका दूसरा एलिमेंट आपका जो है वो दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 × 4 और पहली रो का तीसरा एलिमेंट आपके पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा 5 × 2। तब जाकर आपका पहला एलिमेंट जो है अगले मैट्रिक्स का बनेगा। ध्यान से देखिए, इधर आपको रो में चलना है और इधर आपको कॉलम में चलना है। फिर आगे अगला करना है तो फिर यही करेंगे, इधर से रो में चलेंगे और इधर से अगली कॉलम में चलेंगे। तो 1 × 2 कितना हो गया 2 ही हो गया, 2 × 5 कितना हो गया 10 हो गया, 5 × 1 कितना हो गया 5 हो गया। इसी तरह पहली रो को आप तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो 1 का 3 हो गया, 2 और 6 12 हो गया और 5 और 2 कितना हो गया 10 हो गया।
इसी तरह आप इस रो को उठाएंगे और लगातार तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 1 3 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू 6 24 हो गया और 6 इंटू 2 12 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं जो हमारी ये मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई, एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये कितना हो गया आपका 2, ये कितना हो गया आपका 8 और ये कितना हो गया 10, तो ये आपका आगे वैल्यू 19। यहाँ पर बात करें तो ये कितनी हो गई आपकी 17 और यहाँ पर आपकी बात करें तो ये कितनी हो गई 25। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी हो गई, तो ये आपकी पहली वैल्यू कितनी हो गई 1, ये 8 हो गई और ये 10 हो गई, 19 हो गई जाकर। ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई 5 2 7 और 10 17 हो गई। ये कितनी हो गई 12 3 15 और 10 25 हो गई। अगली वैल्यू की बात करते हैं तो 16 और 3 19 और 12 31 हो गई। अगली वैल्यू की बात करते हैं 26 और 6 32 हो गई। अगली की बात करते हैं 24 + 9 + 12, ये तो सिंपल से आपकी एडिशन है, कितनी हो गई 45 हो गई। तो अब जो हमारी मैट्रिक्स आई है, जरा इसका आप ऑर्डर देखिए, तो इसका ऑर्डर क्या है, आपके पास कितनी रो हैं, आपके पास रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं आपके पास 3 हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो इसका जो पहला एलिमेंट है क्या इसके पहले एलिमेंट के बराबर है, मतलब इसका जो आपका m × n लिखते थे वहाँ पर हमने आपको बताया था कि m × n होता है अगर पहले का, तो दूसरे का हमेशा n तो होना ही चाहिए और साइड में कुछ भी p हो, तो जो आपकी मैट्रिक्स बनकर तैयार होती है उसका ऑर्डर m × p होता है या m × p होता है। तो देखिए इसका हमारा m क्या है 2 और इसका अगर हम p कहें तो कितना है 3, तो मैट्रिक्स हमारी कितनी बन गई 2 × 3 की। तो ये हमारा होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा है लेकिन क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए हम आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं जहाँ से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है। एक ट्रू फॉल्स की मदद से करेंगे हम इसको। चलिए, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है आपका और ये एग्जाम्पल हमारा उसी पर है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए हमारे पास क्या कहा गया है कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी विच इज आर एग्जिस्ट इन ए एंड बी, मतलब ए और बी कौन सी हमारी मैट्रिक्स हैं जो एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है जी, तो अगर हम बात करते हैं ए और बी, अगर हम ए बी बनाना चाहते हैं तो आपने अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या देखा है कि जो पहले का कॉलम होता है वो दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम हमारा है 3 और दूसरे का जो रो है वो कितना है 4, तो क्या ए बी आपकी एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पर आएगा आंसर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ए बी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब अगर हम बी ए की बात करते हैं तो बी ए का जो कॉलम है, बी ए का कॉलम कितना है 5, वो किसके इक्वल होना चाहिए ए के रो के, तो ए का रो कितना है 2, तो यहाँ पर आपका ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गई नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, इसी तरह सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहा गया है ए जो आपकी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 × 3 है और बी का 3 × 5 है, ए भी एग्जिस्ट करेगी। तो देखते हैं पहले का जो कॉलम होता है वो दूसरी मैट्रिक्स का किसके रो के इक्वल होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर इक्वल है तो हम कहेंगे ए भी हमारी क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी। अब बात करते हैं बी ए की, तो पहले का जो कॉलम है वो दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, नहीं है, तो बी ए हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरे पे आ जाते हैं, ए बी की अगर बात करेंगे तो फिर वही देखना है पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। पहले का कॉलम 9 है और दूसरे का रो क्या है 3 है, तो ए बी हमारी क्या हो गई नॉट एग्जिस्ट। अगर हम बात करें बी ए की, तो बी ए में पहले का हमारा जो कॉलम है दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल है यहाँ पर, तो हमारी बी ए जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें ए बी, यहाँ पर देखें और हमें पहले ए बी देखना है, तो ए का जो कॉलम होगा वो बी के रो के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगी। जब बी ए की बात करें तो जो पहले का बी का जो कॉलम है वो ए के रो के इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, तो ये दूसरी भी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इससे आपको पता चला कि कब किसी मैट्रिक्स का हम दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं। ठीक है जी, तो अगले लेक्चर में हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की, और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के रिजल्ट्स पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आते भी रहते हैं और हम कराएंगे भी। मैट्रिसेस की जैसे ही आपकी सारी प्रॉपर्टी होंगी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उस प्रॉपर्टीज़ पर आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन इसके बाद कराएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, या कहीं कोई गलती लग रही है तो आप हमें उसका सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।